हितं मानञ्च तच्च यत्रोक्तम् आयुर्वेद स उच्यते। नमस्ते। ओम नमो भारतम के संतुलन उपचार इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले कई भागों में हमने पंचकर्म के बारे में जानकारी प्राप्त की है। इसमें पंचकर्म के लिए शरीर को किस प्रकार तैयार किया जाता है वो हमने देखा। अभ्यंग के बारे में जाना, हमने स्वेदन के बारे में जाना, अंतर स्नेहन अर्थात घी पीकर शरीर को उसके सब दोष किस प्रकार बाहर फेंके जा सकते हैं, उसके बारे में तैयार कैसे करते हैं वो भी हमने जाना। इसके बारे में श्री गुरुजी ने आपको बहुत अच्छे से जानकारी पहले दी ही है। आज हम जानने वाले हैं विरेचन के बारे में। विरेचन के बारे में लोगों के मन में कई भ्रांतियां होती हैं कि इनमें बहुत सारा जुलाब होता है और ये मुझे सहन होगा कि नहीं। तो गुरुजी मैं जानना चाहूंगी दर्शकों के लिए भी कि जुलाब और विरेचन इसमें क्या फर्क है, आप कैसे बताएंगे? एक बात ऐसी है जी कि शरीर में जो विषय द्रव्य जी मतलब हम जो खाते हैं खाना, वो इसमें से जो अपचन होता है उसका चिकना एक आम जैसा पदार्थ शरीर में बैठता रहता है और वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे शरीर में फैलता है। हर एक हमारी जो सेल है, टिश्यू है, इसके अंदर सब चले जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता शरीर थोड़ा कालापन भी दिखता है, कभी स्किन भी जाड़ी हो जाती है। तो ये जो द्रव्य बैठ गए, इसके साथ साथ पोल्यूशन से आए हुए हेवी मेटल्स है वो आते हैं। फिर ये जो फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड है, ये जो उसमें से जो दवाएं अंदर आती है वो दवाएं जहरीली भी है और इसके अंदर भी हेवी मेटल जैसी वस्तु है। हाँ। तो ये सब शरीर में बैठती है। तो ये सब बैठती है, उसको ढीला करने के लिए अभ्यंग किया और इसको टिश्यू से निकाले कैसे। तो टिश्यू जो है वो एक फैट मटेरियल है। तो ये फैट मटेरियल में जब भी हम घी पीते हैं तो वो टिश्यू पहले ले लेता है और जैसे ही घी अंदर आएगा तो जो चिकनापन या दूसरी टॉक्सिक जो जहरीले द्रव्य है वो अलग पड़ जाते हैं। तो उनको सब अलग जो किया है उसको आएंगे कहाँ, सर्कुलेशन में आके वो पेट में आखिर आएंगे और पेट में आएंगे तो पेट में से फिर इनको बाहर फेंकना है। अब हम रोज खाना खाते हैं, जो बचा हुआ कूड़ा कचरा है खाने में से, प्रोटीन है या कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो शरीर को आवश्यक है और विटामिन्स है अलग अलग, ये सब खाना अपना पेट उठाता है, अंदर पचन हो जाता है, वैसी व्यवस्था है। लेकिन फिर भी कोई कैरियर जैसे पैकिंग कूड़ा कचरा जो है इस तरह रहता है अंदर, वो जमता ही है पेट में। हाँ। और वो अब शुरू में आंतों में चिपकेगा और वो रहेगा वहाँ, पूरे शरीर में फैला नहीं है। इसको रोज से रोज बाहर निकालना, इसलिए शरीर के नित्यक्रम में सुबह सुबह पेट साफ करना ये बहुत आवश्यक होता है। कुछ लोग हैं वो 3-3 दिन में पेट जाते हैं टॉयलेट, कुछ लोग हैं, मैंने तो एक हफ्ते में एक बार जाने वाले भी व्यक्ति देखे हैं। तो इनको क्या होता है, बाद में बहुत जल्दी, वो कम उम्र में आए थे कि अभी एकदम प्रॉब्लम है उनका, डाइजेशन का, संडास का सब प्रॉब्लम है। तो रोज एक पेट साफ होना आवश्यक है। अभी रोज पेट है साफ करने के लिए जो व्यायाम करते हैं और शुरू से जिन्होंने कोई अनैसर्गिक किया नहीं है या ऐसे कोई आदतें नहीं है गलत, तो वो जो नॉर्मल टॉक्सिन या नॉर्मल कचरा है वो ऐसे ही निकल जाता है। लेकिन फिर आदत हो जाती है, स्ट्रेस में दिन निकालने वाले लोग हैं उनको संडास साफ नहीं आएगी। तो इनको कुछ रोज का विरेचनीय द्रव्य चाहिए। तो अभी सामान्य पेट साफ करने में आदमी जो है वो बैठता है, 2 मिनट में पेट साफ होता है। उसको ना तो थकवा आता है, कुछ उल्टा हल्का लगता है। अभी जिसको कॉन्स्टिपेशन है उसको क्या है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि रात को सोते समय ये सनकुल अपना जो है ये आप सब हम कहते हैं कि ये ले लो, इसके अंदर ऐसे मिला है कि एसिडिटी कम करेगा, पेट में जो विषय द्रव्य है उसको पकड़ेगा और सुबह संडास को सॉफ्ट करके बाहर धकेलेगा। तो ये रोज का एक जो रोज की टट्टी है उसके मदद करने वाला है। ये विरेचनीय नहीं कहा जाता, इससे विरेचन नहीं है। फिर भी ये जो निशोत्तर है इसमें भी है ये द्रव्य, इसकी पाउडर है, तो ये थोड़ा सा विरेचनीय है। लेकिन इसमें पूरा निशोत्तर नहीं है, इसके अंदर अपनी ज्यादा दवाएं है, बराबर है। अभी ये नहीं हुआ तो हम क्या कहते हैं कि नींबू रस
और नमक जी ये थोड़ा सा चाटने से पेट साफ होता है। जी तो इसके लिए उसकी गोलियां भी बनती है। अन्न योग अपनी गोली है। जी तो अन्न योग हम देते हैं तो कि 2 गोली खाने के बाद है तो सुबह पेट जो पकड़ रहा है, क्यों? क्योंकि तुम टाइम पर सोए नहीं, टाइम पर खाना खाया नहीं, ऑफिस में स्ट्रेस आया, ये सब वजह से। तो ट्रैवलिंग में तो बाहर का खाना है, तो ये अन्न योग आशीर्वाद जैसी है कि 2 अन्न योग की गोली पेट में डाली है जी तो पूरी साफ हो जाएगी। जी अभी इसमें अभी तक हम विरेचन तक नहीं पहुंचे जी हैं। सही है। फिर भी हफ्ते भर में ये सब करने के बाद भी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जो ज्यादा चिकना द्रव्य है, ज्यादा आम है, ज्यादा जहर है, जी जो पार्टिकल्स है वो जो चिपके हैं वो छूटते नहीं है। तो हम लोग ऐसे आयुर्वेद में, हमारे पुराने जमाने में ये बात चलती थी कि हफ्ते में एक बार सॉफ्ट विरेचन लेना। जी मतलब जो तुमको भी बचपन में लिया होगा तुमने, ये कैस्टर ऑयल है। जी तो कैस्टर ऑयल जो है एरंड का तेल, आरएनडी का तेल। हाँ, तो एरंडी का तेल जो है वो 2 चम्मच और चाय के साथ ले लिया। जी जैसे इतवार को छुट्टियां रहती है तो सैटरडे रात को या इतवार सुबह उठ के ले ले जी तो 2-4 झूला आवेग आएंगे। अभी इसमें क्या होता है, विरेचनीय द्रव्य का यह है कि जब लिया है तो इतना जोर के आवेग आएगा, अंदर पकड़ेगा कि अभी दौड़ो टॉयलेट के लिए। जी ये नॉर्मल टट्टी में ऐसे नहीं होता। तो यहाँ से विरेचनीय शुरू हुआ। तो हफ्ते में ये कैस्टर ऑयल ले लो, अभिपत्तिकर का थोड़ा विरेचन ले सकते हैं, कहीं थोड़ा सोनामुखी है वो खा सकते हैं, इस तरह से ये ले सकते जी। हैं। कुटकी है उसका काढ़ा सिर्फ जी यहाँ है कुटकी, तो ये ये तो ये कुटकी है, द्रव्य बहुत कड़वा है। जी लगभग बहुत सारे कड़वे ही द्रव्य यहाँ पर है ये जो है, लेकिन इतनी अच्छी है जी कि ये पेट साफ करेगी। अंदर जो कड़की, क्योंकि अंदर जो जहर है उसके लिए शरीर में गर्मी भी बढ़ती है, गर्मी बढ़ती तो है, ये सुक्खापन कुटकी है बढ़ता वो निकालती है। जी। तो इस तरह से हफ्ते में जो लोग ये करते हैं, या तो खाने के बाद एक थोड़ी सी मनुका, ये मुनक्का जो है जी काला, ये ग्रेप्स है ये काला, जी जी तो ये स्पेशल आते हैं। मतलब है हमारे ग्रेप सुखाएंगे तो ऐसे नहीं होता। जी तो ये चबा के खाने से भी थोड़ा सा विरेचनीय है, जी आवेग आएगा। मतलब आवेग आते हैं, पेट साफ हो जाता है। हाँ, पेट साफ इस तरह से मुझे एक्चुअली केस याद आ रही है। अमेरिका से आए हुए एक पेशेंट थे जिनका पेट रोज साफ नहीं हो रहा था। 75 साल से ज्यादा उम्र थी। 5 साल से उन्हें बहुत कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था। तो वो बोल रहे थे मुझे कि डॉक्टर साहब आप सोच नहीं सकते, लोगों को शायद ऑफिस का स्ट्रेस होगा या रोज काम का स्ट्रेस होगा, मैं सुबह से रात तक और रात से सुबह तक केवल ये सोचता रहता हूँ कि मेरा कल सुबह पेट साफ होगा कि नहीं। तो जैसे आपने कहा अभी, उस हिसाब से मैंने संतुलन अन्न योग की गोलियां दी थी, संतुलन सैनकुल चूर्ण उनको दिया था, बीच बीच में अभिपत्तिकर, जैसे आपने बोला हमें समझाया है, वैसे कैस्टर ऑयल भी उन्हें लेने के लिए बोला था, अरंडी का तेल भी। तो वो बोल रहे थे कि घर के घर पे पेट साफ हो गया तो इतना मेरा लाइफ सुधर गया है संतुलन में आने के बाद। मतलब उसके साथ ही खाने पीने की भी जो सब हम उनको गाइडेंस दिया था वो भी उन्होंने पूरी तरीके से फॉलो किया था। पर उन्हें एक विचार था मन में कि विरेचन घर पे हुआ वो विरेचन है कि आप जो पंचकर्म में करते हैं वो विरेचन है। तो घर पे पेट साफ होना और विरेचन करना जो पंचकर्म के दौरान हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें क्या फर्क हमें? ये केस जो आपने बताई जी अपने यहाँ जो आए थे जी, इनसे एक बात मैं बताना चाहता हूँ हमारे प्रेक्षकों को, क्योंकि ये सबको ऐसी तकलीफ होती है। कभी कभी क्या है, जो नॉर्मल ऑफिस जाने वाले लोग हैं उनको टेंशन इतना नहीं होता जी, क्योंकि वो उनकी पोस्ट ऐसी है, जाना जो काम दिया है वो करना आना। कहीं इंक्रीमेंट का टाइम आता है तो इंक्रीमेंट मिलेगा या नहीं, बोनस मिलेगा या नहीं, इसका थोड़ी क्यूरियोसिटी रहती है। उसको कोई काम का टेंशन, इनके ऊपर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इतना सेल टारगेट पूरा करो नहीं तो तुम्हारे नहीं चलेगा, और सेल टारगेट नहीं हुआ तो पगार भी नहीं होंगे कंपनी के, या तो दूसरे कोई टेंशन जमीन का हो, झगड़ा चलता हो कोर्ट में, ऐसे। अब ये व्यक्ति कहते हैं उनको कोई टेंशन नहीं है, फिर भी इनकी जो आदतें हैं हमको सब कुछ पेशेंट ने बताई तो होती नहीं। इसके अंदर इन्होंने जवानी में जैसे खान पान का जो रखा था वो खान पान कितना कौन सा खाना चाहिए, अपनी प्रकृति के अनुसार खाया था क्या, अपने दिमाग के या मन के हिसाब से खाया था।
लोगों को जो अच्छा लगता है वो लोग प्रेम से खाते हैं, उनके प्रकृति को अनुकूल नहीं खाते। हाँ। और कभी कभी मैंने देखा है कि भगवान इनको ये पनिशमेंट करने के लिए उनको जो खाने जैसा लगता है वो उनको अनुकूल नहीं है, और जो अनुकूल है वो उनको भाता नहीं है। सही बात तो है। ये करते होंगे। दूसरा क्या है कि वीर्यनाश, शरीर में वीर्य की लेवल एक मर्यादा के नीचे जब जाती है तो इनकी यौन इन्वॉल्वमेंट जब वो उम्र में थे तब की जवानी में या बाद में कितनी थी पता नहीं, तो एक दफे वीर्य नीचे उतरा और उतरता ही रहा तो पूरे शरीर को काठिन्य मतलब कड़क बनाता है वो हाथों को। और वीर्य ही तो सब क्या कहेंगे कि शरीर के पूरे व्यवस्था की दवा है, तो उससे भी उनको ये तकलीफ हो सकती है। ब्रेक के बाद आप सभी लोगों का वापस स्वागत है। ब्रेक पर जाने के पहले श्री गुरुजी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि रोज पेट साफ होना बहुत जरूरी है, और पेट साफ होने के लिए केवल रोज का खाना पीना ही नहीं, हमारा सोना उठना, हमारी रोज की जो आदतें हैं, हमारे जीवन में जो शुरुआत से होने वाला बर्ताव है, मतलब खाने पीने में जो गलतियां है वो शायद हमारी माँ भी हमारे बचपन में कर सके, हमारी युवा अवस्था में भी हम अगर रात को बहुत देर जागते हैं या सेक्सुअल जो चेंजेस है शरीर में वो अगर अलग तरीके से होते हैं तो भी शरीर में अलग प्रकार का सूखापन आके शायद हमें बुढ़ापे में ये कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज्यादा तकलीफ दे सकते हैं। अभी मृदु विरेचक के बारे में भी श्री गुरुजी ने हमें समझाया कि कैसे हर हफ्ते में कोई मृदु विरेचक लेके आपका पेट तो साफ हो ही सकता है। तो पर इसके साथ हमें जानना ये है गुरुजी कि ये जो मृदु विरेचक हम ले रहे हैं, रोजमर्रा ले रहे हैं, रोज के रोज या हफ्ते में एक बार ले रहे हैं, तो वो जो विरेचक हम ले रहे हैं उसका और जो हम पंचकर्मा में विरेचन कर रहे हैं उसमें क्या अंतर हम लोग देखते हैं, मतलब उसको कैसे समझ सके कि हम घर पे जो कर रहे हैं और जो हम पंचकर्म के दौरान विरेचन कर रहे हैं उसमें क्या फर्क है? अभी जैसे ये मैंने कहा कि मृदु विरेचन में ये संकुल जैसी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या है, सोनामुखी है या तो हरड़ है जी, ये इसकी पाउडर है, वो रोज खाते रहते हैं। अभी हफ्ते में एक बार उनको फायदा नहीं होता, अभी रोज करते हैं। तो इससे क्या करते हैं कि टट्टी को बाहर तो ढकेलेगा लेकिन इसके साथ साथ हाथों में सूखापन लाता है। अभी हाथों में सूखापन यदि आ गया तो संडास मूवमेंट होगी नहीं, पचेगा नहीं, वो फिर वो वही आ गया। तो ये जो मृदु विरेचन है उसकी एक लिमिट है, और वो मृदु विरेचन करते समय ये भान रखना चाहिए कि सिर्फ पानी पानी बाहर नहीं जाता, फिर सूखापन आता है और बाद में पेट में मरोड़ दिखती है और ऐसा सब नहीं होता है, ये देखना है। और ये तो मैंने तो ये ज्यादा करके कहा कि वीर्य जिससे खर्च होता है तो ये ज्यादा करेंगे तो इससे भी सूखापन शरीर में और पेट, अग्नि शरीर का कम होता है, अग्नि कम हो गया तो पेट साफ होगा ही नहीं और पचन ठीक नहीं रहेगा। ये बात हमारी चलती थी। अभी ये मृदु विरेचन जिनको नहीं है, अभी ये क्या है, ये करते 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 जैसे बोलते हैं ना कि 50 साल की उम्र में पहले के जमाने में, आजकल नहीं, शरीर कड़क हो जाता था और अंदर इतनी इम्प्यूरिटी हो जाती थी कि अब कोई ना कोई बीमारी आएगी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, अपने उनका जो कर्म है उसके हिसाब से। कर्म का मतलब पिछले जन्म का ही ऐसे जरूरी नहीं है, ये जन्म के भी बहुत सारे अच्छे बुरे कुकर्म जो है शरीर के साथ घटते हैं। यानी समाज में अच्छे लोग हैं, साधु संत है, वो भी अपने शरीर को ठीक ढंग से संभालते नहीं, तो ये हो सकता है इसको। तो पहले जमाने में पहली बार पंचकर्म ये विरेचन ये सब विधि करने के लिए एक शांति कही थी कि शरीर को शांत करने के लिए उग्र रथ ये शरीर रथ रूपी अंदर आत्मा जीवात्मा बैठा है, और उग्र का मतलब है वो कड़क हो गया। अच्छा, तो उसकी शांति बताई, उसके अंदर विरेचन और ये बस्ती वगैरह का ही मेन पहले विधि बताया था और बाद में शांति कर्म था। क्योंकि आयुर्वेद जो है वो सिर्फ शरीर को ध्यान नहीं देता, आयुर्वेद जो है वो शरीर के साथ साथ मन है, आत्मा, इसका भी विचार करता है। इसलिए सिर्फ विरेचन दे के नहीं रहेंगे तो उसको एक मानसिक ऐसी अवस्था में ले जाएंगे, वहाँ सब स्ट्रेस निकल के उसको एक आत्मविश्वास आएगा कि अब ये मैंने भगवान को प्रार्थना की है तो मेरा शरीर अभी फिर अच्छा चलेगा, बुढ़ापा नजदीक नहीं आएगा।
और दूर शरीर रहेगा। के साथ मन भी जुड़ जाता है, विचार जुड़ जाते हैं। इसके लिए शांति कर्म होते हैं, और शांति कर्म में जो ऐसी शक्ति या हवन वगैरह होते हैं कि जिससे आत्मा तक पहुंचने में, आत्मा बहुत सूक्ष्म द्रव्य है, शरीर ही हमारा, हमारे शरीर में जो आत्मा है वो अति सूक्ष्म है, उसको पहुंचने के लिए फिर ये बाकी के मंत्र है, धुआं है, ऐसी चीजों का इस्तेमाल होता था। तो आजकल मैं देखता हूँ कि शरीर जो 50 साल में पहले होता था वो 35 में हो जाता है। जी, मतलब उसमें होने वाले जो दोष हैं या जो बदलाव होने चाहिए, कई बार लोग अभी बोलते हैं कि अभी से बाल सफेद हो रहे हैं, बच्चा भी 5 साल का है, 15 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में बाल सफेद हो रहे हैं, ताकत नहीं रहती है शाम को। तो बुढ़ापा केवल नंबर से नहीं, मतलब उम्र से नहीं, अभी तो ये कभी कभी बालों का और ये सब जो है वो नंबर है आंखों का जी, इसमें फैमिली हिस्ट्री भी रहती है जी। लेकिन सबसे बुरा क्या है, डायबिटीज। हाँ, सही बात। ब्लड प्रेशर, ये जो रक्तचाप है या मधुमेह है, ऐसी बीमारी आजकल 30-35 को आ जाती है जी, जी, और मैं इसको कहता हूँ बहुत बड़ा धोखा है शरीर के साथ, क्योंकि इतना सारा खर्च करके एजुकेशन किया, सरकार ने किया, एजुकेशन पर हमने किया, और अच्छी कुछ नौकरी अनुभव हो गया, और अब एग्जीक्यूटिव लेवल में कुछ डिसीजन लेने की जब अवस्था है तो रक्तचाप है, मधुमेह है, उनके डिसीजन पक्के होंगे ही नहीं। सही है, क्योंकि वो अंदर से त्रस्त है, अंदर से वैफल्य उनको एक प्रकार का। तो इनको अभी शरीर साफ करने के लिए पंचकर्मीय विरेचन, पंचकर्मीय विरेचन का मतलब क्या है कि जो 5 तत्व है हमारे शरीर के, वो 5 तत्वों की शुद्धि जी, वो जो विरेचन दिया है उसके लिए वो बड़ा विरेचन करने की आवश्यकता है, जिस विरेचन में आदमी के वजन के हिसाब से, उसकी बीमारी के हिसाब से, लेकिन 12 से 30 तक जी मोशन जो है वो सुबह 8 बजे से 5-6 बजे तक होते हैं जी। हर एक मोशन में ऐसे तो जुलाब किसी को हो गया, 4 जुलाब के बाद आदमी एकदम गिर जाता है। यहाँ तो 30-25 जुलाब हो गए तो वो बाहर टहलने के लिए निकलते हैं, जैसे कोई पक्षी आराम से घूमता है हवा में जी। तो कहने का मतलब क्या है कि ये विरेचन एक विधि बताया है आयुर्वेद ने, और वो सब उम्र वालों को कर सकते हैं जी। और यदि आदमी कोई 90 साल का होगा, हमने किए यहाँ पर, तो भी उसको विरेचन कर सकते हैं, क्योंकि आखिर पेट साफ करना जी। ये तो निसर्ग ने सबसे पहली बात दी है। जब उठ जाते हैं तो मलमूत्र विसर्जन ये सबसे पहले है, होना चाहिए, सही है ना। तो ये करने से कभी धोखा होता ही नहीं है किसी बात का, और इसमें ये विरेचन जो बताया वो बड़ा विरेचन है। अच्छा, और कई बार ऐसा भी मुझे लगता है कि जब विरेचन के लिए पेशेंट्स आते हैं तो उनका ये कहना होता है कि जो विरेचन के वक्त निकलने वाले द्रव है, जैसे हम मल के बारे में बात कर रहे हैं, तो विरेचन में ये भी बताया गया ना कि पहले मल निकलता है, फिर पित्त निकलता है और फिर कफ निकलता है। तो वैसे लोगों का अनुभव भी रहता है कि ये सब उनको चेंजेस फील होते हैं, जैसे पित्त के कारण उन्हें कई बार जलन महसूस होती है जब इतने सारे बार मोशन के लिए जाते हैं। पर साथ में वो लोग ये भी बोलते हैं कि जब वो मल विसर्जन हो रहा होता है तो जिससे हम रोड बनाते हैं ना, टार डामर जिसको हम बोलते हैं, उस प्रकार का भी द्रव निकलता है विरेचन के दौरान। तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब केवल मेरे पेट में से ही जो गंदगी थी, शायद इतने साल जमा थी, वो निकल रही है। तो हमें उन्हें भी समझाना पड़ता है कि ये पूरे शरीर से जो हमने अंतर स्नेहन के द्वारा आपके शरीर से पूरा दोष आपके आंतों में लेकर आए हैं, वो आंतों में से आपके पूरे शरीर का दोष जो है वो बाहर निकल रहा है। तो लोगों को कई बार इसके कारण बहुत आश्चर्य लगता है कि इस तरह की चीज मैं अपने शरीर में लेके इतने साल घूम रहा था। लोगों को बताओ जी कि आपने ये टार की बात की, हमारे वैद्यराज थे दत्तोपंत जी, उनके पास एक पेशेंट आया था, उसको देख के उन्होंने कहा कि तुमको 1.5-2 महीने सुला के रखना पड़ेगा विरेचन में। ओह, तो स्पेशल पलंग बनाया, उसको होल किया और उसके ऊपर लेटा के रखते थे। अच्छा। और ऐसी दवा दी थी तो नीचे जो है वो एग्जैक्टली टार जैसे काला और ये द्रव जो है वो टिपकता था। ओह, पूरे लेकिन उसको पूरा अच्छा किया 1.5 महीने में, सुबह शाम, मतलब जब हुआ तो पता नहीं चलता ना जी। तो ऐसे, और इसको बाद में 4 दिन के बाद दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि जो घर में रहते थे आजू बाजू के मोहल्ले में इनके जो लेन है उसमें लोग ने इतनी कंप्लेंट की, इतनी दुर्गंध,
कोई रहने के लिए तैयार नहीं था वहाँ, तो उसको कोई एक साइड में खेतर में घर जो था किसका पहचान का, वहाँ जाके रखा था। ओह, पेट मतलब में शरीर की गंदगी, पेट में जो सिगरेट पीते हैं उनके लंग्स में जैसे वो जमता है ना निकोटिन, यस यस, टार जैसे होता है जी। तो इसी तरह से पेट में भी ये टार जम जाता है और ये होता है। तो इसको अभी हम साफ करते हैं कैसे, तो पहले अभी पूर्व कर्म हो गया जी, घी पिलाया तो सब पूरी जो व्यवस्था यहाँ से निकाल के पेट में आया है। अभी इसको विरेचन देना है। अभी विरेचन में एक बात है कि ऐसी कोई गोली विरेचन के लिए दवा की बनाते हैं तो गोली कोई भी हो पेशेंट के हिसाब से लेने पड़ती है, प्रकृति के हिसाब से बनाते हैं कि कौन सा अनुकूल आएगा। तो ये 2 गोली दे दी। अभी खाली उसको बाहर ढकेलने की क्रिया और आवेग आएंगे तो वो थक जाएगा। इसके साथ साथ है उसको कैस्ट्रॉयल भी दे दिया है जी। ये कैस्ट्रॉयल दिया है तो और एक फायदा है, और उसका ये भी जैसे 3 स्टेज के है ना, पूरा विरेचन उसका निकल आएगा। अभी बच्चा है तो उसको सिर्फ अभिपत्ति कर देंगे जी, ये गोली नहीं देंगे। इस तरह से एक अंदर बाहरी तक की है जी, वो किसी को देंगे कि जैसे ये नहीं देंगे। तो ये सब डॉक्टर जो है वो सोचते हैं कि कौन सी चीजों से विरेचन कराना है जी। मतलब उम्र के हिसाब से, दोष के हिसाब से, रोगों के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से अलग अलग प्रकार के जो विरेचन के पूरे कॉम्बिनेशंस हैं, वो उनका प्रयोग डॉक्टर अपने हिसाब से तय करते हैं पेशेंट्स के लिए। और उसके साथ अभी जो है वो विरेचन तो हो, लेकिन ऐसे वस्तु देते हैं कि जो देने से उसको ताकत टिकती है, उसके लिए काढ़े देते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी लोगों का वापस स्वागत है। ब्रेक के पहले श्री गुरुजी आप काढ़े के बारे में हमें कुछ बता रहे थे। तो काढ़ा क्या है, अभी सबसे अधिक इम्पोर्टेंट जैसे है, बहुत अच्छा है ये बहावा जी, ये नाम की जो ये वनस्पति, उसके बीज और उसके अंदर का जो मावा है जी, तो ये उसको पानी में उबाल के ये जो है वो काढ़ा बनाया है जी। तो ये बहावा का काढ़ा जो है वो बहुत अच्छा है। अभी सबकी सभी प्रकृति में यही काढ़ा लगेगा, इससे कुछ नहीं है। तो कभी कभी विशेष मनुक्का जो है उनका काढ़ा भी बनाते हैं हम लोग। मतलब आप तो जानते ही है, तुम जानती हो, मैं तो लोगों के लिए बता रहा हूँ। ये निशोत्तर का जो है वो बनाते हैं। ये मुलेठी जो होती है, मुलेठी का भी ये काढ़ा बनाया, मुलेठी का भी काढ़ा बनाते हैं। तो मुलेठी ये जो है इसका भी काढ़ा बनाते हैं। और ये जो है फिर हिरड़ा है, ये जैसे हिरड़ा रखा है ना, कुटकी है, और ये हरड़ है, सोनामुखी है, ये भी गंधर्वारी तक की, ये भी काढ़े के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये काढ़े जो बना के फिर वो ये गोली देनी है तो देते हैं, गोली नहीं देनी है तो गंधर्वारी तक की देते हैं, कैस्ट्रॉयल थोड़ा पिलाते हैं और ऊपर काढ़ा पिलाते हैं। ये एक विधि जो है वो थोड़ा सा क्लेशदायक है। मतलब उसकी सुगंध, उसका जो ये कैस्ट्रॉयल वगैरह जो वस्तु चिकनी है ना, तो वो गलने खाने में पीने में मतलब थोड़े टेस्ट और इसका सबका फर्क पड़ता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, लौंग देते हैं। और चबा के पहले मुंह में तीखा आ गया लौंग का तो ये तकलीफ कम होती है। जैसे ये अदरक है तो अदरक को नमक के साथ थोड़ा सा चबाने से आता है। और दूसरा क्या करते हैं, नाक को बंद करते हैं, पेशेंट को ऐसे बिठाते हैं और फिर ये काढ़ा या कोई दवा है वो अंदर डालते हैं। तो जैसे ही नाक में गंध नहीं आएगी काढ़े की या कोई वस्तु की, तो पीने में आसानी हो जाती है। और ये सब है वो सुबह जल्दी उठ के कराना है, मतलब सूर्योदय के समय या 8 बजे तक, ताकि उसको बहुत शाम रात न हो जी। हम तो यहाँ ये भी अब हम लोग लेते हैं ना कि बहुत शाम तक चलेगा। अभी कहीं 20 मोशन हो गए और हमारे प्लान ही 20 मोशन का था। ये जो 15, 20, 12 मोशन है उसका प्लान बनाते हैं कि दवा कितनी देने की, उसकी प्रकृति देखकर, है ना। तो ये जो ज्यादा पिला दिया किसी को, बहुत क्षीण व्यक्ति है तो उसको तकलीफ, मतलब है वो थक जाएगा पूरा। तो ये जो प्लान बनाया है वो सब 5 बजे तक पूरा होना चाहिए जी। ज्यादा लंबा चलेगा और रात हो गई और कुछ ज्यादा उसका रुक नहीं रहा तो फिर कोई सलाइन विलाइन करना है, ऐसे कभी होता नहीं। लेकिन केयर पहले से लेनी अच्छी होती है जी। तो ये जो सुबह सुबह जल्दी विरेचन किया तो अच्छा काम करता है। ये ध्यान में रख के ये विरेचन होता है। फिर उसको
मोशन चालू हो जाते जी। हैं 1 घंटे 1.5 घंटे में, कभी कभी आधा घंटे में। तो मोशन चालू गए, उसको खाली गिनना है और थोड़ा ध्यान रखना है। जी। फिर जो हमने बात की थी कि कब पड़ेगा, पित्त पड़ेगा, तो उसको लिए आवाज आके कुछ मोशन होगी, कुछ चिकना फोम आएगा, ऐसे सब ये वो जरा ऑब्जर्व करेगा तो अच्छा होता है। जी। श्री गुरुजी ने अभी जैसे बताया आपको कि अगर बहुत ज्यादा मोशंस होते हैं तो शायद सलाइन लगाने की जरूरत पड़ सके, पर वो आप देखेंगे कि 4 से 5 मोशंस अगर किसी को घर पे हो जाते हैं किसी इन्फेक्शन की वजह से, तो सीधे डिहाइड्रेशन के कारण उन्हें हॉस्पिटल ही भागना पड़ता है। पर हमारे आत्मसंतुलन का ये रिकॉर्ड है कि पिछले 35 साल से हम लोगों को विरेचन कर रहे हैं, लाखों लोगों को आज तक विरेचन दिया है, 30, 32, 35 तक मोशन हुए हैं लोगों को, पर आज तक कभी भी डिहाइड्रेशन के कारण सलाइन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। विरेचन ये इस प्रकार का एक शास्त्रोक्त कर्म है कि जिससे शरीर से केवल विषय द्रव्य ही बाहर जाते हैं, आपके जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बाहर नहीं जाते हैं। तो शाम को जो हल्कापन लगता है, तो लोग 35 मोशन के बाद भी शाम को बटरफ्लाई की तरह फील हो रहा है और इतने बड़े कैंपस के आपको चक्कर लगाते हुए दिखेंगे। तो मुझे अस्थि शोधन वगैरह है वो अब देखेंगे अगली बार।